नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत परीक्षण आज। मुख्यमंत्री पलनीसामी पेश करेंगे विश्वास मत प्रस्ताव। विरोध में वोट करेगा पनीरसेल्वम गुट और डीएमके। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के मतदान की तैयारियां पूरी। 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग कल। आखिरी दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम खत्म। जम्मू कश्मीर में मंत्रिमंडल फेरबदल से पीडीपी के 2 मंत्री नाराज। बशारत बुखारी के बाद इमरान रजा अंसारी ने भी दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को चिट्ठी में बताई वजह। नागालैंड में शांति की कोशिशें तेज। राष्ट्रपति से मिले नागालैंड के राज्यपाल। राज्य में ताजा हालात की दी जानकारी। मुख्यमंत्री जेलें आगाज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मुलाकात। आतंकवाद की सही परिभाषा देने में नाकाम रहा संयुक्त राष्ट्र। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर का बयान। कहा, सभी देश मिलकर बनाए आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति। और खबरों की शुरुआत करेंगे तमिलनाडु में बहुमत परीक्षण की तैयारी से। मुख्यमंत्री पलनीसामी जहां विश्वास मत की तैयारी में हैं, वहीं पनीरसेल्वम ने अन्ना द्रमुक विधायकों से विश्वास मत के खिलाफ वोट की अपील की है। उन्होंने सभी विधायकों से पार्टी के हित में अपने दिल की बात सुनने को कहा है। वहीं पलनीसामी की परीक्षा है आज। पनीरसेल्वम अपील कर रहे हैं। ऐसे में अग्नि परीक्षा का दिन आज पलनीसामी के लिए 11 बजे आज सत्र के दौरान उन्हें विश्वास मत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी को विधानसभा में आज बहुमत साबित करना है। विधानसभा का विशेष सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इसके बाद पलनीसामी विश्वास मत पेश करेंगे। लेकिन बहुमत परीक्षण से पहले नया मोड़ आ गया है। मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने मुख्यमंत्री ई पलनीसामी के खिलाफ वोट करने का फैसला किया है। डीएमके विधायकों की कल हुई बैठक में यह फैसला किया गया। इससे पहले पार्टी ने बहुमत परीक्षण से अलग रहने का फैसला किया था। वहीं राज्य कांग्रेस ने कहा है कि वो आलाकमान से सलाह के बाद कोई फैसला करेगी। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में डीएमके के 89 और कांग्रेस के 8 विधायक हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम के समर्थन में अब तक 10 विधायक आ चुके हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने वीके शशिकला से अन्ना द्रमुक महासचिव पद पर नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा है। शशिकला को 28 फरवरी तक जवाब देना है। दरअसल पनीरसेल्वम गुट ने शशिकला के महासचिव बनने को अवैध बताया था। और हम इस समय चेन्नई रुक करेंगे, जहां से जयश्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हैं। जयश्री, आज पलनीसामी को विधानसभा में बहुमत साबित करना है और उन्हें 117 विधायकों का साथ चाहिए। दावा वो कर रहे हैं 123 विधायक हैं। दूसरी तरफ पनीरसेल्वम रोड़ा अटकाने की तैयारी में है। ऐसे में कितना आसान, कितना मुश्किल लग रहा है आज का दिन पलनीसामी के लिए? प्रीति, देखा जाए तो अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से लग रहा है कि एडप्पाडी पलनीसामी को अपना समर्थन में जितने विधायक चाहिए वो दिखा पाएंगे। लेकिन एक दो आखिरी मिनट पे एक दो लोग जो है वो वहां से निकल गए हैं। एक कोयम्बतूर का एमएलए है जो उन्होंने कहा है कि वो ये लोगों के खिलाफ है, जो उनकी राय में लोग ये नहीं चाहते हैं कि पलनीसामी मुख्यमंत्री हो, तो वो निकल के चले गए। तो 122 हो गया है। और एक और एमएलए हैं जो अभी तक बोले नहीं कि किस तरफ है। उन्होंने कल रात को बोला हुआ है कि वो पनीरसेल्वम का साथ देंगे, तो उनके साथ 11 एमएलए अब बन चुके हैं। तो ये तो चल ही रहा है। और इसमें बहुत मुख्य बात यह है कि जो सारे विधायक जो थे वो रिजॉर्ट में जो ठहरे हुए थे पिछले कुछ दिनों से, वो आज सुबह ही वहां से निकाले गए हैं और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ उनको लेके जा रहा है। देखा जाए तो ये तो किस तरीके से ये इसको डेमोक्रेसी माना जा सकता है, मैं इस पर तो मैं कुछ बात नहीं करना चाहूंगी। लेकिन ये सीधी सी बात है कि एमएलए किसी और पनीरसेल्वम के गुट में चला जाए
ये रोकने के लिए ऐसे किया गया है। तो अभी तक जो है पलनीसामी को लग रहा है कि वो अपना जो बहुमत दिखाना है वो दिखा पाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए पनीर सेल्वम ने मांग भी की है कि गुप्त मतदान कराया जाए, और जैसा आप बता रही हैं इस तरह की सरगर्मियां भी चल रही हैं। जयश्री, अगर बात की जाए, डीएमके ने अब कहा है कि वो विरोध में मतदान करेंगे, वहीं कांग्रेस का रुख क्या है? विपक्षी दलों की बात करें तो वहां कैसी हलचल है? कांग्रेस का अगर देखा जाए, उनका बहुत एक मुख्य रोल होगा इस पूरे मामले में। जहां तक तमिलनाडु में कांग्रेस का कोई खास स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, लेकिन इस तरह के माहौल में जो हर एक एमएलए बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। आज सुबह उन्होंने कहा है, तिरुनावुकरसर जो एक्चुअली जो है पूर्व एडीएमके के विधायक रह चुके हैं, बड़ा नेता रह चुके हैं, अभी वो कांग्रेस राज्य दल के प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा है कि आज सुबह वो बताएंगे कि किस तरफ वो वोट देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि काफी दिन से वो और शशिकला की बातें तो चल रही थी, तो लोग देखना चाह रहे हैं कि कांग्रेस किस तरफ वोट देंगे। ये मेरे ख्याल से बहुत एक मुख्य महत्वपूर्ण चीज होगी कि कांग्रेस कैसे वोट देगी, और उसके हिसाब से कितना बल होगा पलनीसामी के पास, ये भी पता चल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जयश्री आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो आज पलनीसामी के लिए अग्नि परीक्षा का दिन, विधानसभा में उन्हें बहुमत साबित करना है, और ये साफ हो जाएगा कि तमिलनाडु में एडीएमके की सरकार रहेगी या फिर कोई और तस्वीर सामने आएगी। आज ये साफ हो जाएगा। फिलहाल आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में मंत्रिमंडल फेरबदल से नाराज वरिष्ठ मंत्री बशावत बुखारी ने इस्तीफा दे दिया है। बुखारी को कल हुए फेरबदल में राजस्व मंत्री की जगह बागवानी मंत्री बनाया गया था। बुखारी ने कहा कि इस्तीफा देने के सभी कारण चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्री को बता दिए गए हैं। वहीं खेल मंत्री इमरान रजा अंसारी ने भी अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को सौंप दिया है। उनकी जगह अब्दुल रहमान वीरी को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सत्ताधारी पीडीपी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले पीडीपी सांसद हामिद कर्रा भी लोकसभा और पीडीसी से इस्तीफा दे चुके हैं। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को अल्ताफ बुखारी को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं नईम अख्तर को लोक निर्माण विभाग सौंपा गया है, जबकि डॉक्टर हसीब द्राबू को वित्त मंत्रालय दिया गया है। वहीं नागालैंड में जारी अस्थिरता के बीच राज्यपाल पीबी आचार्य ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से कल मुलाकात की। उन्होंने राज्य के ताजा हालात से राष्ट्रपति को अवगत कराया है। 20 मिनट की इस मुलाकात के दौरान आचार्य ने राष्ट्रपति को हालात सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। वहीं शुरहुजले लिजेत्सु को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कल मुख्यमंत्री टीआर जिलियांग केंद्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली पहुंच गए। हालांकि कल चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह उनसे नहीं मिल सके। आज या कल वो दोनों नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं नागालैंड से सांसद नेफ्यू रियो ने भी कल पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और बीजेपी महासचिव राम माधव से मुलाकात की। और अब कुछ खबरें चुनाव से जुड़ी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों पर हैं। रविवार को 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान होना है। इस दौर में कुल 826 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कल शाम प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। शाम 5 बजे प्रचार का शोर थमते ही उम्मीदवार और कार्यकर्ता अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग होनी है। दूसरे दौर में 1,31,38,989 पुरुष, 1,10,27,390 महिला मतदाता, 1,028 किन्नर समेत कुल 2,41,67,407 मतदाता वोट डाल सकते हैं। इस दौर में 826 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 105 महिला उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने सभी 69 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो बीजेपी ने 68 सीटों पर, आरएलडी के 40, समाजवादी पार्टी के 61 और कांग्रेस के 14 उम्मीदवारों समेत 231 निर्दलीय भी मैदान में हैं। दूसरे दौर में 25,606 मतदान केंद्र हैं, जहां की सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी संभालेंगे। पिछले चुनाव की बात करें तो 2012 में 69 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 55 सीटें मिली थी, जबकि उसके बाद बीएसपी को 6
बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। एक सीट पर अन्य उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। हालांकि इस बार समीकरण बदले हुए हैं, ऐसे में हर पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और लखनऊ से जुड़ी है हमारे संवाददाता कृति मिश्रा, उनका रुख करेंगे। कृति, कल चुनाव है, राजधानी में किस तरह की सरगर्मियां, किस तरह की तैयारियां कल के चुनाव को लेकर, और लखनऊ की 9 सीटों पर किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा? जी हाँ प्रीति, अब जो तीसरे चरण का चुनाव है उसको लेकर सुरक्षा इंतजाम खासकर पुख्ता कर लिए गए हैं। राजधानी जो प्रदेश की है, सूबे की राजधानी, वहां पर खासकर बहुत कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अगर मैं पूरे चरण की बात करूं तो करीब 1.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए गए हैं, जिसमें से 350 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज और 100 पीएसी की टुकड़ियां हैं। साथ ही साथ होमगार्ड भी रहेंगे जो ये सुनिश्चित करेंगे कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो सके। जो बहुत ही संवेदनशील बूथ है वहां पर सीधे सीधे ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। जो संवेदनशील एरिया है वहां पर फ्लैग मार्च भी शुरू कर दिया गया है ताकि लोगों के मन से भय हटाया जा सके और वो पूरी तरह से बाहर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। जहां तक लखनऊ का सवाल है प्रीति, देखिए ये कहीं ना कहीं एक नाक का सवाल है, दोनों अखिलेश यादव खेमे और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी के लिए ये गृह मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। साथ ही मायावती भी उतना ही पूरी रिसोर्सेज प्रयोग कर रही हैं कि किस तरह से लखनऊ में जीत प्राप्त हो सके। लखनऊ में 9 असेंबली सीट्स हैं, उसमें से पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 7 सपा के पाले में गई थी। तो इस तरह का मोमेंटम बरकरार रखना सपा के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अगर पूरे तीसरे चरण की बात की जाए तो अखिलेश यादव की जो साख है वो दाव पे लगी है, क्योंकि मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ये सारे ही यादव के जो गढ़ माने जाते हैं, जो यादव परिवार के गढ़ माने जाते हैं, वहां पर ये लड़ाई होगी। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे पारिवारिक कलह भी अभी कहीं ना कहीं थमा नहीं है। गाय बगाए अखिलेश यादव चुनावी रैलियों से जो चाचा शिवपाल हैं उन पर निशाना साधते रहते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा और सारी ही पार्टियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। जी प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया कृति, आपका लखनऊ समाज से जुड़ने के और तैयारियों को लेकर जो अपडेट आपने दिया, फिलहाल उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया। इस दौर की 40 सीटों के लिए 9 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। 20 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं, जबकि सभी 40 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। दूसरी तरफ छठे दौर के उम्मीदवारों के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। इस दौर की 49 सीटों के लिए 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे। कानपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए करीब 4000 लोगों ने मिलकर एक अनूठा विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इसके जरिए आयोग ने मतदाताओं से ज्यादा संख्या में घर से निकलकर वोट डालने की अपील की है। ये स्कूली बच्चे मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में कुल 3793 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही गिनीज बुक में कानपुर का नाम दर्ज हो गया। हम लोग यहाँ पे भारी मात्रा में एकत्रित हुए हैं, तो 19 फरवरी को जो वोटिंग होनी है उसके लिए सब लोगों को जागरूक करना है कि भारी से भारी मात्रा में वोट दें। योग्य मतदान करने के लिए, और जो मतलब कि कहीं खोए हुए हैं, अब ये नहीं जान पाते कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कहीं वोट देना चाहिए, वो हमें अपने मत को बेचना नहीं चाहिए, हमें अपने मत का सही यूज करना चाहिए। सबसे बड़ा बैनर पकड़ने के लिए जो गिनीज बुक में नाम आएगा, तो सर इससे संदेश जो देना चाह रहे हैं हम देशवासियों को कि वोट इम्पोर्टेंट है, वोट जरूर डालें। मोस्ट पीपल कैरिंग ए बैनर श्रेणी का विश्व रिकॉर्ड इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात के नाम था। तब 2014 में 2139 लोगों ने हाथ में बैनर लेकर 100 मीटर मार्च किया था। सबसे ज्यादा लोग एक जगह पे एक सिंगल बैनर को उठा के एटलीस्ट 100 मीटर चलना पड़ेगा उनको, ऐसा ये गाइडलाइन था। तो ये रिकॉर्ड अभी आज बीट किया गया है कानपुर देहात में, और 3793 लोग इस रिकॉर्ड में शामिल थे। दरअसल कानपुर का जिला प्रशासन यूपी में पहले 2 दौर में हुई बम्पर वोटिंग से उत्साहित है। इस कार्यक्रम के जरिए उनकी मंशा पिछले वोटिंग रिकॉर्ड को तोड़ने की है। ये कोशिश की थी पूरे प्रशासन ने मिलकर मतदाता जागरूकता के तहत कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए, और अगर कानपुर देहात का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है तो मैं समझता हूँ मतदान के मामले में भी कानपुर देहात अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए नया रिकॉर्ड बनाएगा।
कानपुर में सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए तीसरे चरण में 19 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए प्रशासन कई तरह के जागरूकता अभियान आयोजित कर रहा है। कानपुर से रविंद्र शौरान की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में जो त्रुटियां होती थी, कमियां होती थी ना, वो अब ऑलमोस्ट ना के बराबर। जब कहते हैं ना कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो परफेक्शन आना शुरू हो गया है। गुरु फिर भी गुरु है। आप देखिए YouTube पे जा सकते हैं, ट्यूटोरियल ले सकते हैं, उसके लिमिटेशन एक दायरा है, आप अपनी क्वेरी पुटअप कर सकते हैं, बट 1 to 1 जब तक नहीं होगा, आपको बताने वाला नहीं होगा, ये जो मूर्खी आपने दी सही नहीं ली, इस नोट पे नहीं आनी है, ये वो YouTube नहीं बताएगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम रेजिनल्ड विजय मिल्टन। आप मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। It's election time again. Voters in 5 states gear up to cast their votes. Catch all the action in Verdict 2017, Monday to Friday on Rajya Sabha Television. इंदौर में आज से दक्षिण एशिया देशों के संसदीय सभापतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में अफगानिस्तान के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अब्दुल रऊफ इब्राहिमी और बांग्लादेश की संसदीय स्पीकर शिरीन शर्मीन चौधरी शिरकत करेंगी। इसके अलावा श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव के संसदीय अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। हालांकि पाकिस्तान और म्यांमार सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। सम्मेलन की थीम सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति रखा गया है। इसके अलावा विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वहीं 19 फरवरी को इंदौर घोषणा पत्र जारी किया जाना है। राजस्थान के उदयपुर में आज जीएसटी परिषद की बैठक होनी है। बैठक में जीएसटी कानून के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही बैठक में मुनाफाखोरी निरोधक उपबंध का अंतिम मसौदा तैयार किया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली इस परिषद में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। परिषद के राष्ट्रीय जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के संविधान को अंतिम रूप देने का भी कार्यक्रम है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भ्रष्टाचार, काला धन और जाली मुद्रा पर प्रहार के लिए काफी शोध के बाद नोटबंदी का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि पुराने नोट की जगह नए नोट की आपूर्ति का काम पूरा हो चुका है। अरुण जेटली ने भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के 11वें स्थापना दिवस समारोह को कल संबोधित किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि नोटबंदी को लेकर आरोप लगाना आसान काम है। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा नोटबंदी अभियान बताया। उन्होंने नोटों की आपूर्ति के लिए सरकारी एजेंसियों के प्रयासों की सराहना भी की। वित्त मंत्री ने कहा कि इनके प्रयासों की वजह से ही कुछ ही हफ्तों में हालात को सामान्य कर दिया गया था। शायद पूरे विश्व में करेंसी बदलने की इससे बड़ी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कोई कहता था इसमें 1 वर्ष लग सकता है, कोई कहते थे कम से कम 7 महीने लगेंगे, लेकिन कुछ सप्ताहों के भीतर इसको सामान्य स्थिति पैदा कर देना और बाजार में एक दिन भी कमी न आना। इस बीच CNBC TV 18 को दिए इंटरव्यू में RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि नोटबंदी से आई गिरावट के बाद अब GDP ग्रोथ की रफ्तार बढ़ेगी। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 6.9% कर दिया था, जो पहले 7.1% रखा गया था। Almost everyone agrees that the impact is going to be a sharp V, that we would have a downgrade of growth for a short period of time, but the remonetization has happened at a fast pace, and that was part of the plan. नोटबंदी के दौरान बैंकों में 5 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट के बारे में 7 लाख लोगों ने आयकर विभाग के सवालों को जवाब दे दिए हैं। इनमें से 99% ने माना है कि उनकी ओर से जमा राशि का डेटा सही है। आयकर विभाग ने SMS और ईमेल के जरिए 5 लाख से ज्यादा की राशि जमा करने वाले 18 लाख लोगों से जानकारी मांगी थी। SMS और ईमेल का जवाब नहीं देने वालों को नॉन स्टैच्यूटरी लेटर भेजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों ने कल शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने न्यायाधीश संजय कृष्ण कौल, न्यायाधीश नवीन सिन्हा, न्यायाधीश मोहन M शांता नागोदार, न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश S अब्दुल नजीर को शपथ दिलाई। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश समेत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हाल ही में नियुक्तियों को मंजूरी दी थी। विधायकों का वेतन बढ़ाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर केंद्र ने पानी फेर दिया है। केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस कर दिया है। ये दूसरा मौका है जब इससे जुड़ी फाइल लौटाई गई है। विधायकों को वेतन में इजाफे का अभी और इंतजार करना होगा। सरकार की फाइल पर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार ने ये फाइल फिर लौटा दी है। केंद्र सरकार ने इजाफे की वजह पूछी है। केंद्र के रवैये पर दिल्ली सरकार ने नाराजगी जताई है। इनके सारे MLAs MPs स्कूटर पे आते हैं और उसके बाद 5 साल बाद बड़े बड़े महल बना लेते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं। वो कहां से आता है पैसा, इनको फॉर्मूला नहीं, या तो ये फॉर्मूला बता दें या हमारे MLAs की तनख्वाह बढ़ा दें। दोनों में से एक काम तो करें। सरकार ने 2015 में विधायकों की सैलरी में संशोधन का बिल पारित किया था। इसमें विधायकों का वेतन 88,000 से बढ़ाकर 2,10,000 रुपए करने का प्रस्ताव था। विरोधी दलों ने भी अब दिल्ली सरकार से इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली से सैलरी लेते हैं, दिल्ली का स्टाफ रहते हैं, वो अप्रवासी मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में रहते नहीं। दिल्ली के पैसे से बाकी देश की राजनीति करते हैं, तो ये दिल्ली का दुर्भाग्य। एफिडेविट इन्होंने दिया था कि हम लोग तो ऑनरेरियम देंगे, एफिडेविट दिया था कि हम सादगी से रहेंगे। तो क्या सादगी से रहने का सिर्फ चुनाव लड़ने तक की यादाश्त थी इनकी, उसके बाद ये भूल गए थे? सैलरी बढ़ाने में कोई संवैधानिक अड़चन न आए, इसके लिए बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इसका खाका तैयार किया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद बच्चों की बीमार पड़ने पर सियासत तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने मामले की जांच की मांग की है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में हुई लापरवाही की कीमत इन बच्चों को चुकानी पड़ी। बच्चों के परिजन खाने में मरा हुआ चूहा मिलने से खासे नाराज हैं। तो लड़का के साथ ऐसे वहाँ खाना में चूहा मिल गया था, तबीयत खराब हुए। जैसे हो रहा है लापरवाही, ऐसे नहीं होना चाहिए। आनन फानन में दिल्ली सरकार ने दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। सरकार इस पे सख्त कदम उठा रही है। उसके खिलाफ हमने रात को FIR करवा दी है और उसकी सुबह से किचन सारी इंस्पेक्ट कराई है। उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। बच्चों की जिंदगी से खेलने वाले लोगों को ऐसे बख्शा नहीं जाएगा। इधर कांग्रेस ने भी इस मसले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की। ये बच्चों की बात है और इस पर एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए जो भी जिम्मेवार रहा है। और आगे आने वाले समय में जो मिड डे मील प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कितना उसका निरीक्षण हो रहा है, इसको देखने की बात है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार पड़े हों। बिहार के छपरा में 2013 में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में मिड डे मील खाने को लेकर सवाल उठ चुके हैं। मोहम्मद फाते टीपू, राज्यसभा टीवी। भारत ने आतंकवाद की परिभाषा को लेकर संयुक्त राष्ट्र के रवैये पर सवाल उठाए हैं। जर्मनी में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अब तक आतंकवाद की सही परिभाषा देने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना युद्ध के खतरे को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि IS, बोको हराम और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन दुनिया भर के लिए चुनौती बने हुए हैं, जिनसे निपटने के लिए सभी देशों को ठोस रणनीति बनानी होगी। भारत से रणनीतिक वार्ता से पहले पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर चीन का बयान आया है। चीन का कहना है कि ठोस सबूत होने पर ही वो संयुक्त राष्ट्र में मसूद पर प्रतिबंध से जुड़े प्रस्ताव का समर्थन करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने बीजिंग में भारत और चीन के बीच 22 फरवरी को होने वाली सामरिक वार्ता की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेदों को कम करने और रिश्तों को बेहतर बनाने से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। दरअसल चीन हर बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर प्रतिबंध से जुड़े प्रस्ताव पर रोड़ा अटका देता है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन वाले प्रस्ताव को भी चीन ने रोक दिया था।
पाकिस्तान ने सिंध में हुए दरगाह आतंकी हमले के जवाब में 40 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। सिंध रेंजर्स ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कराची में कल अभियान चलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कई जगहों से संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक आने वाले दिनों में यह अभियान जारी रहेगा। वहीं गुरुवार को हुए आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद 100 हो गई है। इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 76 आतंकवादियों की लिस्ट सौंपी है। पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को सौंपने की मांग की है। इसरो ने शुक्रवार को देश में विकसित C-25 क्रायोजेनिक चरण का सफल परीक्षण किया है। इसरो के चेयरमैन AS किरण कुमार ने इस बात की जानकारी दी। 4 टन तक के उपग्रह की क्षमता वाले C-25 पेलोड का सफल परीक्षण GSLV Mark 3 C-25 उपग्रह के प्रक्षेपण का रास्ता साफ करेगा। इस इंजन को अप्रैल में प्रयोग में लाया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में आज से योग शिविर शुरू हुआ है। 2 दिन तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया और इस मौके पर बाबा रामदेव भी मौजूद थे। जो संरचना है उसको खास शख्सियत की बात करते हैं। हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार खयाम का आज जन्मदिन है। खयाम साहब का जन्म 18 फरवरी 1927 को पंजाब के राहोन में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। खयाम साहब मुंबई आए थे अभिनेता बनने, लेकिन किस्मत ने उन्हें संगीतकार बना दिया। उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया है। फिल्म कभी कभी, उमराव जान, नूरी, थोड़ी सी बेवफाई, बाजार, रजिया सुल्तान समेत कई फिल्में उनकी बड़ी कामयाब रही और उन्हें फिल्म पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों और अब आखिर में हेडलाइंस। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत परीक्षण आज। मुख्यमंत्री पलनीसामी पेश करेंगे विश्वास मत प्रस्ताव। विरोध में वोट करेगा पनीरसेल्वम गुट और DMK। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के मतदान की तैयारियां पूरी। 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग कल। आखिरी दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम खत्म। जम्मू कश्मीर में मंत्रिमंडल फेरबदल से PDP के 2 मंत्री नाराज। बशारत बुखारी के बाद इमरान रजा अंसारी ने भी दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को चिट्ठी में बताई वजह। नागालैंड में शांति की कोशिशें तेज। राष्ट्रपति से मिले नागालैंड के राज्यपाल। राज्य में ताजा हालात की दी जानकारी। मुख्यमंत्री शिलियांग आज कर सकते हैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मुलाकात। आतंकवाद की सही परिभाषा देने में नाकाम रहा संयुक्त राष्ट्र। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर का बयान। कहा सभी देश मिलकर बनाए आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।